गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे रेलिवेंसी ऑफ राज्यसभा इन करंट सिचुएशन, अर्थात वर्तमान में राज्यसभा की प्रासंगिकता। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में संसद के जो सदन होते हैं उसमें दो सदन है, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, और जब हम राष्ट्रपति को मिला देते हैं तो पूर्ण रूप से संसद का गठन होता है। तो अगर हम बात करें कि राज्यसभा की हमको चूँकि बात करनी है तो हम राज्यसभा की बात करते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां लोकसभा लोक इच्छा का प्रतीक होती है, अर्थात लोकसभा में क्या होता है, लोगों के पसंदीदा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। वही राज्यसभा निरंकुशता पर नियंत्रण लगाती है या चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर काम करती है। भारत में राज्यसभा की स्थापना 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से की गई थी। यानी भारत में राज्यसभा की स्थापना जो मेनली थी वो 1919 में की गई थी। तो अब हम देखते हैं कि जब संविधान सभा में राज्यसभा के संदर्भ में कुछ चर्चा चल रही थी तो क्या हुआ कि कुछ लोग इसके सपोर्ट्स में थे और कुछ लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा में जो राज्यसभा के पक्ष में तर्क दिए गए थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहला तर्क ये दिया गया था कि राज्यसभा के माध्यम से राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, अर्थात राज्यों के प्रतिनिधित्व चुनकर इसमें आएंगे और वह राज्यों की परिस्थितियों से बेहतर ढंग से सदन को अवगत कराएंगे, जिससे नीति निर्माण में बेहतर सुविधा होगी, यानी नीति निर्माण बेहतर ढंग से किया जाएगा। वहीं पर अगर हम दूसरा तर्क देखें तो ये दिया गया था कि ये निरंकुशता पर नियंत्रण लगाएगा। अब किसकी निरंकुशता पर राज्यसभा नियंत्रण लगाएगी? सरकार की, यानी सत्ताधारी दल अगर कोई ऐसी नीति निर्माण करती है जो संविधान के खिलाफ है या देश हित में नहीं है, अपनी निरंकुशता के आधार पर उस नीति का निर्माण करती है, तो राज्यसभा उस नीति को रोक सकती है, उस ऐसी नीति पर नियंत्रण लगा सकती है। वहीं पर अगर हम तीसरी बात करें तो ये भी कहा गया पक्ष में कि राज्यसभा में एजुकेशनिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स को प्रतिनिधित्व मिलेगा, अर्थात देश के कोई भी शिक्षाविद या बुद्धिजीवी जो नीति निर्माण में अपनी बेहतर जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, उनको राज्यसभा में भेजकर बेहतर ढंग से नीति निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा की जो भूमिका है वो चेक एंड बैलेंस के आधार पर है, अर्थात लोकसभा जिन विधेयकों को पारित करके राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उन्हें चेक करती है, उसके बाद बैलेंस स्थापना का प्रयास करती है। लेकिन ये तो पक्ष में तर्क हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्ष में ही तर्क दिए गए थे, कुछ इसके विपरीत विपक्ष में भी तर्क दिए गए थे। तो अब हम देखेंगे कि विपक्ष में कौन से तर्क दिए गए थे। अगर हम पहला तर्क की बात करें तो ये कहा गया था कि चूंकि राज्यसभा की स्थापना इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर थी, तो अगर हम राज्यसभा को बनाए रखते हैं तो हम साम्राज्यवादी विरासत, जिन लोगों ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया, हम पर हमारा शोषण किया, हम उनकी साम्राज्यवादी विरासत को बनाए रखेंगे। वहीं दूसरा अगर तर्क हम देखें तो ये कहा गया था दूसरे तर्क में कि राज्यसभा के माध्यम से सिर्फ धनी और उद्योगपतियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस किया जा चुका था इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जहां पर धनी लोग चुनकर आते थे अपने पैसे के दम पर, अपने रसूख के दम पर, और नीति निर्माण को अपने हिसाब से प्रभावित करते थे। एक और तर्क ये भी दिया गया कि राज्यसभा की स्थापना से सदनों में टकराव बढ़ेगा। मतलब टकराव कैसे बढ़ेगा? चूंकि आपको पता होगा कि लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। तो जन भावना को टकराव सहना पड़ेगा। लोकसभा कोई विधेयक जब पारित करेगी तो राज्यसभा उस पर रोक लगाएगी और फिर देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। तो ये हमने देखा पक्ष में और विपक्ष में जो संविधान सभा में प्रमुख तर्क दिए गए थे उनके संदर्भ में। अब अगर हम इसकी बात करें राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में, यानी फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा की अगर हम पहली शक्ति देखें लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां, तो पहली शक्ति की अगर हम बात करें राज्यसभा की नॉन फाइनेंशियल बिल्स के संदर्भ में, यानी गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, तो गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर होती है। अगर हम मनी बिल्स की बात करें तो मनी बिल्स के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कम होती है, क्योंकि आर्टिकल 109 यानी 109 के तहत अगर राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो विधेयक पारित समझा जाएगा। वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में राज्यसभा की पावर्स लोकसभा के बराबर होती हैं। तो ये हमने विधायी शक्तियाँ देखी, लेजिस्लेटिव पावर्स देखी। अब हम देखेंगे स्पेशल पावर। स्पेशल पावर्स का मतलब है वो पावर्स जो सिर्फ राज्यसभा को मिली हैं, लोकसभा को नहीं मिली है। तो इसमें हम दो आर्टिकल्स का उल्लेख करेंगे, एक तो आर्टिकल 249 और दूसरा आर्टिकल 312 यानी 312। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी से ऐसा पारित कर दे कि राज्य सूची में यानी स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और ये कहते हैं कि संसद को विधि निर्माण करना चाहिए, तो क्या होगा कि जो स्टेट लिस्ट से संबंधित सब्जेक्ट पर संसद विधि निर्माण कर सकती है।
वहीं अगर हम आर्टिकल 312 की बात करें तो राज्यसभा यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह पारित कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना चाहिए तो संसद वो भी करेगी। तो क्या होगा कि ये एक प्रोविज़न है जो ये कहता है कि राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं जो लोकसभा को नहीं मिली। यानी पहला कि राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है और फिर संसद उस पर कानून निर्माण कर सकता है। दूसरा क्या होगा कि राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का उपबंध भी कर सकता है। ऐसी शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। अब अगर हम कुछ देखें अदर पावर, जो कुछ अदर पावर्स हैं राज्यसभा के पास, तो सबसे पहली पावर है इमरजेंसी प्रोविज़न। यानी यदि आपातकाल लगा दिया जाता है और उस समय लोकसभा विघटित है तो 1 महीने के भीतर उस आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा से कराना ज़रूरी है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं मेन यानी मुख्य जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनको हटाने के में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो हमारा राष्ट्रपति हो, यानी हमारा राष्ट्रपति हो, या हमारे उपराष्ट्रपति हो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, या इलेक्शन कमिश्नर हो, सबको हटाने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम देखेंगे तो समस्या क्या है, इशूज़ रिलेटेड टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा संबंधित मुख्य मुद्दे क्या। पहला जो राज्यसभा संबंधित मुद्दे हैं वो राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में जैसे आप यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो भी राज्य हैं उन सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इससे क्या होता है, संघवाद को बढ़ावा मिलता है। वहीं पर भारत में जो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलता है और वो अपने अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं। तो अगर हम देखें यूपी को, अगर यूपी की जनसंख्या चूँकि ज़्यादा है तो यूपी को राज्यसभा में 31 सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, सभी राज्यों को मिलाकर इतनी सीटें नहीं हैं। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है कि राज्यसभा को में सबको समान प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा एक राज्यसभा का जो प्रमुख मुद्दा है कि राज्यसभा अब वर्तमान में जो सरकारें आती हैं वो राज्यसभा की भूमिका को नज़रअंदाज करती हैं। कैसे, जैसे आप देखते हैं कि सरकार आजकल क्या करती है कि सामान्य विधेयक को धन विधेयक का रूप देकर पारित करने का प्रयास करती है। चूँकि मैंने पहले बताया है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि विधेयक को ज़्यादातर धन विधेयक का रूप देने की कोशिश करती हैं ताकि वे राज्यसभा से इसको बचा सकें। तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे सरकार ने आधार विधेयक को कहा था कि आधार विधेयक धन विधेयक है और उसको पास करने का प्रयास किया था और पास भी कर लिया था। वहीं पर अगर हम तीसरा देखें कि राज्यसभा की समस्या क्या है, तो वर्तमान में राज्यसभा की जो संघीय विशेषताएं थे उनमें परिवर्तन का प्रयास करने का कोशिश की जा रही है। यानी जो भी राज्यसभा की संघीय विशेषता हैं उनको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, उसमें सेक्शन 3 में डोमिसाइल शब्द जोड़ा गया था। लेकिन क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें डोमिसाइल शब्द हटा दिया गया। अब इस डोमिसाइल शब्द हटाने से क्या हो गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य का ना तो निवासी है और ना ही वहाँ का डोमिसाइल है, वो वहाँ से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। इससे क्या हुआ कि इससे जितने भी सत्ताधारी दल होते हैं वे अपने लोकसभा में हारे हुए प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में निर्वाचित करने का प्रयास करते हैं। अब एक और राज्यसभा के संदर्भ में जो मुद्दा है वो ये है कि जो भी मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो उनकी प्रेजेंस के संदर्भ में वो प्रेजेंट होते ही नहीं, उनकी न्यून भागीदारी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर सर हैं, चूँकि वो क्रिकेट के भगवान हैं और बहुत महान प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें मनोनीत किया गया था। और मनोनीत भी किस आधार पर आजकल किया जाता है, लोकप्रियता के आधार पर, ताकि उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाया जा सके। सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया और वह 374 दिनों में मात्र 24 दिन आए। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है राज्यसभा के संदर्भ में। अब हम देखें, हमने सारी समस्याएं समझ ली तो हम इसका समाधान देखते हैं क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आजकल विचार किया जाता है कि राज्यों को जो सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा में उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जैसे लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं जनता द्वारा, वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों को भी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे उनके भी ऊपर कुछ भार बढ़ेगा और वे भी बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें राज्यसभा में क्या सुधार होना चाहिए, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे राज्यों का अक्सर ये आरोप होता है कि बड़े राज्य अपनी संख्या बल के आधार पर अपने अनुसार नीतियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरी जो हम बात करें, जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए। मनोनीत सदस्यों को सिर्फ वोट बैंक के आधार पर नहीं चुनना चाहिए कि मनोनीत सदस्य को इस आधार पर चुन लो कि वे अच्छा वोट बैंक रखते हैं, या किसी ऐसे प्लेयर या फिल्म स्टार को चुन लीजिए
कि उनके आधार पर आपको वोट मिलेगा, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो कि नीति निर्माण में बेहतर अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सके, ताकि इससे उनका भी भला हो और देश का भी भला हो और आम नागरिक का भला हो। तो ये कुछ सुझाव हैं जो राज्यसभा में शायद आज नहीं तो भविष्य में ज़रूर स्वीकार किए जाएंगे और राज्यसभा में ऐसे सुधार किए जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।